अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद और बहुत बहुत मुबारकबाद तमाम पाकिस्तानियों को और उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि बहुत अरसे के बाद हमारे कंट्री में इस किस्म की एक समझ लें अरशद अदीम के जेवलिन थ्रो के उनका गोल्ड मेडल जीतने के बाद ये दूसरा ऐसा मौका है जहां पर हमारे लिए सेलिब्रेट करने के लिए कुछ नया, कुछ बड़ा है। साजिद खान को बहुत सारी मुबारकबाद है कि उन्होंने जिस तरह से एक समझ लें कमबैक इस तरह से किया कि उनको मौका मिला और उन्होंने आने के बाद जो है वो कर दिखाया जिसका वो मुंतज़िर थे। और इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं नुमान जिन्होंने सीनियर होने का हक अदा किया, और इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो सऊद शकील जिनकी इनिंग्स, जिनकी सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो एक टर्निंग पॉइंट था जहां पर हमारी उम्मीदें बढ़ चुकी थी कि अब पाकिस्तान जो है वो ये मैच भी जीत सकता है और मुकम्मल तौर पर सीरीज़ विनर बन सकता है। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान टीम एंड टू ऑल पाकिस्तानीज़, क्योंकि बहुत अरसे के बाद हमारे कंट्री में हमने होम सीरीज़ जो है वो आई गेस के शायद 3 साल के बाद हमने ये जीती हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं राय अजलान, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं काफ़ी खुश हूँ। बनता है आज, वैसे आज किसी का भी सैड होना नहीं बनता है। मैं वैसे भी 2-1 प्रेडिक्ट किया हुआ था, सो बिल्कुल आपने प्रेडिक्ट किया था और उस वक्त मैं दिल में ये समझ रही थी कि ये 2-1 इंग्लैंड के बारे में कह रहे हैं, बट फाइनली पाकिस्तान डिड दैट। पाकिस्तान ने आपकी भी इज्जत रख ली है। साजिद नुमान का थैंक यू हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं कि उन्होंने तमाम प्रेडिक्शंस की लाज रखते हुए अच्छी परफॉर्मेंस। स्पिनर बरादरी है ना, स्पिनर्स बरादरी है। अच्छा, ये जो स्पिनर्स की इतनी डोमिनेंस है ये एक्सपेक्टेड रावलपिंडी में नहीं थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब मैं ये सोच रही थी कि ये क्या किया इन्होंने, कोई फास्ट बॉलर ऐड नहीं किया, लेकिन वो जो पेडिस्टर फैंस लगाकर जो वो एक स्ट्रैटेजी थी ना, वो कहते हैं ना इस कौम पे कर्जा कैसे चढ़ गया जिसको इतने जुगाड़ लगाने आते हैं, ये उन्होंने जो भी तरीकाकार इस्तेमाल किया था उसके बाद आप देख लें कि मैच हमारे हक में हो गया। वजह यही है ना कि हम जुगाड़ पे चलते हैं, हम प्रोसेस पे नहीं चलते। और हमारे जुगाड़, हमारा वो है ना, एक किताब भी थी किसी इंग्लिश राइटर की, उसका पहला चैप्टर ये था, वो पाकिस्तान इंडिया के ऊपर किताब थी कि जुगाड़ यहाँ चलता है। सो वो पूरा चैप्टर इस चीज के ऊपर था कि किस तरह ये दोनों मुल्क जो है ना जुगाड़ के ऊपर चल रहे हैं। सो वही चीज इसमें भी हमें नजर आई कि मतलब हमने एक विकेट इस तरह से क्यूरेट की कि जो हमें फेवर कर सकती थी। नो डाउट उस विकेट ने इंग्लिश स्पिनर्स को भी सपोर्ट किया, हम भी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन वो चूंकि हमारे एंड पे थी, हमारी होम कंडीशंस के करीब तरीन थी। जो बात बहुत से क्रिकेट एक्सपर्ट्स एक अरसे से कर रहे थे कि हम इंग्लैंड को बैटिंग में नहीं हरा सकते, वो हमसे ज़्यादा स्कोर करेंगे ही करेंगे, तो बेहतर है आप उनको एक मुश्किल विकेट दे दो। सो जहां मुश्किल विकेट मिली है वहां पे बेसबॉल उधड़ के हमारे सामने आ गई कि क्या क्या बन सकता है। सो देयर इज़ अ लॉट टू लर्न फॉर इंग्लैंड एज वेल कि बेसबॉल का एक वर्जन वो स्पिन विकेटों पे खेलने के, कभी निकालने के, स्पिन विकेट्स पे किस तरह से खेलना है। तो यहाँ पे क्वालिटी स्पिनर्स, अब मुझे उन साइंटिस्ट पे भी अफसोस हो रहा है जो कह रहे थे कि हमारे पास अच्छे स्पिनर्स मौजूद नहीं है। दैट्स क्लियरली शोज कि उन लोगों को डोमेस्टिक क्रिकेट की नॉलेज नहीं है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में कौन कौन खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है। साजिद उर रहमान कंसिस्टेंटली पिछले 8-6 सालों से परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। एक सीजन में इन लोगों के 30-30, 40-40, 50-50 आउट होते थे और फिर भी हम कहते थे कि हमारे पास विकेट टेकिंग ऑप्शंस नहीं है स्पिन में। उन्हीं आप देखें ना कि इन 3-4 मैचेस में या प्रीवियसली भी हमारे जो पहले भी मैंने प्रोग्राम में बात की थी कि जो लोग बैट से परफॉर्म करते आ रहे हैं वो लोग हैं जो कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। साउद शकील परफॉर्म कर रहा था, कामरान गुलाम ने आते ही 100 किया, सलमान अली आगा एक अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। सो इन लोगों के हमें नजर आ रहा है वो लोग जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतनी ज्यादा नहीं खेली। फॉर इंस्टेंस ठीक है, पहली मैच में 100 था, अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू पे 100 था अब्दुल्ला शफीक का, लेकिन उसने उसके बाद नहीं खेला, फास्ट ट्रैक होकर टीम में आया और खेल रहा है। साइम अयूब ने उस तरह से इतनी ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली, एक सीज़न की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम में आ गया और वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये 3 हमारे जो है परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। इसी तरह से बॉलिंग में आप देखें तो वो स्पिन बॉलर्स जो कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली है, रेड बॉल क्रिकेट खेली है, बार बार उनका बाजू जो है वो रोल ओवर हुआ है, तो उसका हमें इफेक्ट नज़र आ रहा था कि वो बड़ा स्मार्टली बॉल कर रहे थे। जब उसने देखा कि वो आज की मैच की एग्जांपल ले लेते हैं कि जब जेमी स्मिथ नज़र आ रहा था कि अभी उतर के मारने लगा, उसने बॉल थोड़ा सा पीछे खींचा एंड उसने उसका टिम्बर डिस्टर्ब कर दिया। तो ये वाली जो चालाकी है, ये स्मार्टनेस जो है, ये आपको प्रैक्टिस से ही आती है और वो चीज़ हमें नज़र आई इस मैच में कि मतलब वो जो एक बात की जाती थी फर्स्ट क्लास या डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दो, तो इन 2 खिलाड़ियों ने साबित किया है कि फर्स्ट क्लास या डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत मिलना कितना ज़रूरी है। एंड सेकेंडली स्किल है,
पेशेंस है, बट उसके साथ जो बड़ी चीज़ जो नज़र आ जाती है वो फिर आप में जो एक वो दलेरी और एक जज्बा जो होता है ना, वो फिर वो लीथल कॉम्बिनेशन बन गया ना, वो चेरी ऑन द टॉप वाली सिचुएशन होगी। एंड वो फिर इस किस्म के मैं साजिद खान का फ़ैन काफ़ी अरसे से इस तरह से भी हूँ कि ये वो उन चंद एक करेक्टर्स में है जो टीम में और मैच में ना जान डाल देते हैं। ठीक है, बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग हिम फ्रॉम हिज डोमेस्टिक क्रिकेट, जब पेशावर सेकंड 11 से तरक्की करके फर्स्ट 11 में आया तब से, कि एक मैच में से रन आउट किस तरह किया था, बॉल हाथ में पकड़ी हुई थी और डाइव करके सर मारा था विकेटों में और रन आउट डिक्लेयर कर दिया गया था। तो इस किस्म का तो ये करेक्टर है। तो आप देखिए कि उनका कल उनकी शर्ट के ऊपर बाकायदा तौर पर जो है वो मतलब काफी जख्मी वो हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने शर्ट चेंज किया और उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। इट वाज मोर देन अ बॉक्सिंग देन अ क्रिकेट मैच, बिकॉज एक इंसान अगर एक क्रिकेटर जो है वो तो मतलब हल्का सा, हमारे रिजवान को आप देख लें, वो हल्का सा इंजर्ड होते हैं तो वो उसके बाद जो है वो फिर बेचारे चला भी नहीं जाता उनसे। तो वो साजिद ने जिस तरह से मतलब बैटिंग की है, ही हैव सेट एन एग्जांपल। मे बी ये वाली शर्ट वो संभाल के रखें, इसको दुबई भी ना, इसको फ्रेम करवा के रखें। ये वाकई में बिग कलेक्टर्स आइटम, वहां पे उसकी अचीवमेंट जो है वो लिख दी गई थी, क्योंकि व्हेन यू कहते हैं ना नो पेन एंड नो गेन। खैर बहुत सारी अगेन कांग्रेचुलेशन टू साजिद, क्योंकि उन्होंने प्रूव किया है टीम में जिस तरह से उनका आना ऐसा था कि नुमान जो है शायद अकेले नुमान जो है वो बहुत कुछ ना कर पाते, उनको भी साजिद की कहीं की ज़रूरत थी। और सऊद शकील के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से उन्होंने 135 का स्कोर कर, उनका बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, आज उन्होंने कंटिन्यू किया, क्या कहेंगे इस हवाले से? सऊद शकील पिछले कुछ अर्से से स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे थे, मतलब उन्होंने ऑफ एंड ऑन स्कोर किया, लेकिन नज़र आ रहा था कि फास्ट बॉलिंग वो थोड़ा सा फंस रहे हैं, वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो दूसरी टीमों को भी शायद नज़र आ रहा था कि फास्ट बॉलर लगाओ ये जल्दी आउट हो जाता है। कल की परसों से लेके कल की जो उनकी इनिंग्स थी वो इस तरह से थी कि विकेट स्पिन होना शुरू हो गया था, इंग्लैंड स्पिनर्स पे रिलाय कर रहा था, और ये वो टाइम था कि हमें हमारे बेस्ट प्लेयर का जो स्पिन के अगेंस्ट सबसे अच्छा खेलता है उसका वहाँ पे स्टे करना ज़रूरी था, और वो सऊद शकील ने किया। उसने इनिंग्स को बिल्ड किया, और एक पॉइंट तक तो वो सिंगल डबल्स पे खेल रहा था, पता नहीं 108 बॉल्स के बाद जाके उसने एक चौका लगाया था 100 करने के बाद। सो वो बड़े अच्छे तरीके से उसने एक एंड संभाल के रखा, और उसकी इनिंग्स ने बहुत हद तक रोल प्ले किया कि पाकिस्तान को मैच में वापस लाए, एंड देन उसको बड़ा अच्छा सपोर्ट दिया नुमान और साजिद ने विद द बैट। सो ये दो लोग जो थे, वो जो हम कहते हैं जी एक खिलाड़ी क्या ही कर लेगा, वो इन दोनों ने साबित किया कि एक खिलाड़ी से अच्छा खासा फर्क पड़ जाता है। जब एक बंदा जान मार रहा होता है ना, फिर दूसरा उसकी देखा देखी करने लग जाता है। सो इन दोनों के आने से वो चीज़ नजर आई है कि आप ये देखें ना कि ये दो ही वो बड़े कॉमन फैक्टर्स हैं जो चेंज हुए पिछले इसी 3 टेस्ट मैचेस के दौरान, और इनके आने से कितना फर्क पड़ गया। पिछले मैच में भी एक इनिंग्स में नुमान ने अच्छा स्कोर किया विद द बैट, दूसरी इनिंग्स में साजिद ने अच्छा स्कोर किया विद द बैट, और वो उन्हीं के जो कंट्रीब्यूशन थी वो बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन गए बाद में, एंड विद द बॉल तो वो कर ही रहे थे। इसी मैच में इस इनिंग्स में भी इसी तरह से हुआ कि नुमान और साजिद दोनों ने विद द बैट लेटर ऑन अच्छा से परफॉर्म किया, स्कोर बढ़ा दिया। मुझे था कि 100 रन की लीड होगी तो हमारे पास एक सिचुएशन आएगी, बट 70 ऑड के बाद भी नजर आ रहा था कि जिस तरह से विकेट बिहेव कर रही है ना, अब हम मैच में काफी हद तक हम लोग इन हो चुके हैं। सो वहीं पे डिसाइड हो गया था, एंड देन जितनी क्विकली इन्होंने विकेट्स ली हैं, दैट्स रिमार्केबल इंडीड। और काफी सारी बातें माइंड में आ रही हैं, अब दिल कर रहा है कि सब कुछ पूछती जाऊँ, पूछते पूछते मैं पहली वाली बातें भूल जाती हूँ। खैर अभी एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं, इंग्लैंड ने भी कहीं ना कहीं कोशिश अच्छी थी, परफॉर्मेंस अच्छी थी, मेहनत भी जारी थी। बेन स्टोक्स का आना, वैसे वो सोच रहे होंगे कि बेन स्टोक्स ना ही आते, वो आए हैं टीम में तो मैच हारना शुरू कर दिया उन्होंने, लेकिन खैर बेन स्टोक्स डेफिनेटली एक बहुत मुश्किल हरीफ थे हमारे लिए। फिर जो रूट जैसा एक बैट्समैन, हैरी ब्रुक जैसा एक एग्रेसिव बैट्समैन, इन सब लोगों को डील करना कितना मुश्किल था, और इस विन से हम एग्जैक्टली क्या सीखते हैं? देखें, इससे सबसे बड़ी सीख तो ये है ना कि आपको अपनी जो एक अरसे से हम कहते आ रहे थे कि हम एक ऐसी बदकिस्मत सी टीम बन चुके हैं जो अपनी होम कंडीशंस का भी एडवांटेज नहीं ले पाती। सो हमें सबसे पहले तो ये हमें सीखने को मिला ना कि अगर हम चाहें तो हम अपनी होम कंडीशंस का बड़े अच्छे तरीके से एडवांटेज ले सकते हैं, और उसके नतीजे में हम मैचेस जीत सकते हैं। अब अगर यही 3.5 साल हम तजर्बे ना करते, हम अपनी होम कंडीशंस का फ़ायदा उठाते, तो मे बी ऑल्दो कि मैं रैंकिंग्स को इतना ज़्यादा काउंट नहीं करता, बट मे बी हम टॉप 1, 2, 3 टेस्ट नेशंस होते इस वक्त, बिकॉज हम अपनी कंडीशन को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे होते, एटलीस्ट अपनी होम कंडीशंस में मैचेस जीत रहे होते। वो जो एक हम बहुत फ़लसफियाना सी या बहुत ही टॉप ऑफ
बहुत ही आइडियलिस्टिक सी बात कर लेते हैं कि हमें मैचेस जीतने हैं या गेम को बचाना है। अगर हम मैचेस जीतेंगे ना तो गेम को भी बचा ही लेंगे। Obviously. ठीक है, वो उस तरफ अब वो, और गेम को बचाना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सबसे पहले आपने अपना घर बचाना है, और वो तभी बचेगा जब आप होम में जीतना शुरू करेंगे। तो वो एक चीज़ हुई है। एंड आई एम ग्लैड कि हमारा ये वाला सीजन जो है उस तरह से नहीं जाएगा कि एक पूरा सीजन गुजर गया और हम अपने होम ग्राउंड में कोई मैच ही नहीं जीते हुए थे, कोई सीरीज नहीं जीते हुए थे। सो वो एंड इट्स अ गुड स्टार्ट। मे बी यहाँ से हम वो स्टार्ट लेना शुरू करें जिससे इवेंचुअली हम गेम को भी बचाना शुरू कर दें कि जो हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि जी ये बड़ी सेल्फिश सी अप्रोच थी। आई थिंक हर कोई सेल्फिश अप्रोच लेता है, ये वो वाला टाइम नहीं रहा कि दिस इज नॉट क्रिकेट। बल्कि सेल्फिश अप्रोच के साथ हम नहीं जाते रहे हैं। एशिया में तो है ही ये चीज़ ना, मतलब एशिया में आप कहाँ देखते हो कि कोई, डेफिनेटली हर इंसान, आपको होम ग्राउंड्स में खेलने का क्या फ़ायदा होता है कि आप अपनी पोटेंशियल पर जाते हैं। सेकेंडली आप देखें कि पिछले कुछ अरसे से हम बड़ी अननेचुरल सी हरकतें करते हैं। वो प्रॉब्लम अननेचुरल थी, ये शायद उतनी नहीं थी। मतलब क्या तब हमने इतना एहतजाज किया था जब बिल्कुल ही बेल्टर विकेटें बन रही थी। हम अगर 5,000 रन कर रहे थे तो दूसरी टीम 8,000 रन कर रही थी। तो और अब हम जब मैच जीत रहे हैं तो हमें ये गिला है कि जी हमने विकेट्स जो हैं वो इस तरह से बनाई हैं कि जी वो एक सेल्फिश अप्रोच है। ये सिंपल रूल था कि हम उनको आउट बैट नहीं कर सकते इंग्लैंड को, तो बेहतर है कि बेसबॉल के अगेंस्ट हम मुश्किल विकेट बना दें जिसमें उनको मुश्किल हो। ठीक है, मुश्किल विकेट पे हम भी थोड़ा बहुत खेल ही लेंगे। आसान विकेट पे हम 500 करेंगे, वो 800 करेंगे, जो उन्होंने करके दिखा दिया। और जहाँ विकेट मुश्किल हुई, दोनों टीमें वो कह लें कि अपने अपने साइज में वापस आ गई हैं, 200, 250, 300 स्कोर कर रही हैं और उसी में मैच कर। और ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैचेस थे। पिछले मैच में भी कि मैं भी जब हम रिव्यू कर रहे थे और अभी मैच जारी था, मैं यही कह रहा था कि खुदा ना ख्वास्ता पाकिस्तान मैच हार भी जाए ना तो हम ये तो एटलीस्ट कह सकें यार इस मैच का मजा आया देखने का, कंपटीशन देखने को मिला है। वो बोरियत नहीं है कि एक टीम बैटिंग कर रही है और किए जा रही है, फिर दूसरी टीम बैटिंग कर रही है और किए चली जा रही है और आउट भी नहीं हो रहा है, विकेट में भी कुछ नहीं है। एटलीस्ट इन दोनों मैचेस भी लगी हैं, विकेट्स भी गई हैं, रन्स भी हुए हैं, हर लिहाज से जो है ना वो मैच इंटरेस्टिंग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड हिस्टोरिकली स्पीकिंग विकेट गिरना एक इवेंट हुआ करता था। पिछले कुछ अरसे से हुआ ये है कि वो हमने सिक्सेस को इवेंट बना दिया, बिकॉज वो कमर्शियल साइड को ज़्यादा सपोर्ट करता है कि छक्के वक्के लग रहे हैं एंड ऑल। तो वो जो विकेट का गिरना इवेंट था ना वो थोड़ा सा ओवरशैडो हो गया। लेकिन इस मैच में वो भी हमें नजर आया कि विकेट गिरना किस तरह से एक इवेंट होता है, बिकॉज हर गिरती विकेट के साथ हमारी उम्मीद जो है वो दोबारा से हमारा लगाव जो क्रिकेट से था वो दोबारा जागता, वो कंट्रोल में आता जा रहा था। हमारा जो लगाव था क्रिकेट के साथ वो बढ़ता जा रहा था। एंड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम मैं मैचेस की जो हाइलाइट्स देखता था, मैं सिर्फ फॉलो विकेट देखा करता था, मुझे उसमें ज्यादा मजा आता था। सो मेरे लिए ट्रीट थी ये वाला टेस्ट मैच। नहीं वाकई में। और देखिए अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया पर्थ की, तो वो कितनी डिफिकल्ट है। वहाँ पर पाकिस्तान के लिए मैच खेलना जीतना मुश्किल होता है और हमेशा से होता है। तो अब ऑस्ट्रेलिया भी तो अपनी तर्ज के साथ ही मतलब विकेट्स बनाते हैं। So, अभी हमें साउथ अफ्रीका में मिलेंगी ना, कान के पास से सीटी मारती हुई बॉलिंग गुजरेंगी। बिल्कुल सही बात है। तो वो ये कि आपको होम एडवांटेज यही होता है कि वहाँ पर कौन मैच हारता है, मतलब वहाँ पे तो नहीं हारना चाहिए आपको। बिल्कुल ऐसे। समटाइम्स लक आपकी साइड पर नहीं होती है, बट यू हैव टू ट्राई कि आप अपनी होम कंडीशंस में मैच जो है विन कर सके। अच्छा, एक और चीज़ माइंड में आई कि बांग्लादेश के खिलाफ हमारे टॉप क्रिकेटर्स भी थे, बाबर आजम भी थे, रिजवान थे, शाहीन थे, नसीम शाह थे। हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक ऐसा मतलब प्लेइंग 11 थी कि जिसके बाद हम सोच नहीं सकते थे कि बांग्लादेश जैसी टीम जो है वो हमें हमारे मैदानों में आके वाइट वॉश कर जाएगी। मुझे लगता है शायद ये 2 का नंबर हमारे लिए या बिल्कुल ही जीत का होता है या बिल्कुल ही हार का होता है। सो क्या बांग्लादेश इंग्लैंड से बड़ी टीम है कि मतलब वो इन मैदानों में आकर हमें 2 टेस्ट मैच हरा गए और इंग्लैंड यहाँ पर आकर हमसे हार गया? देखें, बांग्लादेश के टाइम पे भी मैंने यही कहा था कि वो हमसे बेहतर क्रिकेट खेले, वो ज़्यादा प्रिपेयर्ड थे, वो बड़े उन्होंने अपनी बेसिक्स कवर की हुई थी और उन्होंने कोई बहुत क्या उसे कहेंगे कि आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ करने की कोशिश नहीं की। फास्ट बॉलर्स हैं तो प्रॉपर पेसी फास्ट बॉलर्स हैं, स्पिनर्स हैं तो वो बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं। हमने स्पिनर्स खिलाए नहीं और उनके स्पिनर्स ने ही फिर विकेटें भी ली। सो उनकी जो प्लानिंग थी उन टेस्ट मैचेस को लेकर वो बहुत अच्छी थी। हम बहुत बुरा खेले उन मैचेस में। इसमें भी पहला मैच हम बुरा खेले कंपैरेटिवली और इंग्लैंड जीत गया। बाकी दोनों मैचेस में हमारी टीम एक डिफरेंट तरह से नजर आई, हमें कंडीशन सपोर्ट कर रही थी। हमारा कम्बिनेशन एक ऐसा बन गया कि जो विनिंग कम्बिनेशन था, जोड़ी बन गई। सो देखें, आपका बड़े नामों का फायदा एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज की हद तक तो हो सकता है, लेकिन उनका फैन फॉलोइंग के लिए हो सकता है। वो हो सकता है, लेकिन उसका स्कोर कार्ड पे फायदा तभी है कि जब आप कंट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई खिलाड़ी बड़े नाम का है तो वो बैटिंग करने आएगा तो ऑलरेडी उसके नाम के आगे 100 लिखा हुआ होगा, शुरू सिफर से ही करना है।
बिल्कुल So, सही है, उसके बहुत बाद आपकी खूबसूरत बात कंट्रीब्यूशन की क्या आपने, है वो हमें नजर आ रही थी। तो मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन नहीं थी तो नतीजा यही था कि उन्होंने अगर, हाँ ठीक है, इस बात पे बहस हो सकती है कि चलती सीरीज में उनको ड्रॉप करना ठीक था या गलत था, लेकिन लेकिन हम इवेंचुअली मैच जीत गए हैं भाई। हाँ, लेकिन ये चीज़ नजर आ रही थी हाँ। कि अगर इसी तरह चलता रहा तो इवेंचुअली ड्रॉप हो जाएंगे। अच्छा, आज हम एक बात कर रहे थे अभी मतलब कुछ ही देर पहले, शो से पहले हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि एक शख्स आकिब जावेद जो आए हैं और काया पलट गई है, आकबत संवार दिया उन्होंने। आकबत सवार दिया उन्होंने। बहुत खूबसूरत। और इसी के साथ अलीम डार की भी तारीफ हो रही थी। मतलब मैं पर्सनली ये सोचती हूँ कि शायद अलीम डार साहब का सिलेक्शन कमेटी में होना, आई डोंट नो कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, या उनको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बिकॉज मेरा एक ज़ाती कंसर्न ये है कि हमारी डोमेस्टिक के अंदर भी अंपायरिंग का म्यार बहुत बेहतर होना चाहिए, लेकिन ही इज़ द पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमेटी। और उसके अंदर जो है वो उनकी शमूलियत के ऊपर जो है वो तारीफ हो रही थी कि अलीम डार साहब, क्योंकि उनका एक विजन है, ही नोज़ कि कौन सा बैट्समैन जो है वो कहाँ पर वीकनेसेस का शिकार है, कौन सा बॉलर जो है उसको कौन सा बैट्समैन जो है वो डोमिनेट कर सकता है। तो वो इन चीज़ों को जानते हैं और उसके बावजूद जो है वो उसके ऊपर लाइक उनके जो डिसीजंस है वो काफ़ी हद तक हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। सो होम यू गो विद, क्योंकि अगर हम आकिब जावेद की बात करते हैं, अलीम डार की बात करते हैं, तो किसके साथ आपकी सपोर्ट जो है वो ज़्यादा है? आई थिंक मेरी इसके ऊपर एक अपनी कॉन्स्पिरेसी थीरी सी है। इन दोनों को बुलाया किसी और काम के लिए गया था। अच्छा। और बीच में हम ये पहला टेस्ट मैच बुरी तरह हार गए थे। उनसे पूछा कि आप सिलेक्शन कर लेते हैं थोड़ी बहुत, उन्होंने कहा हाँ कर सकते हैं। ये मुझे लगता है ये हुआ होगा, बिकॉज खबर यही है कि मे बी अलीम डार वाज सपोज टू ज्वाइन एज, सुनने में यही आ रहा है कि शायद उनको बुलाया जा रहा था अंपायर्स को ट्रेन करने के लिए, ठीक है, एंड आकिब जावेद को बुलाया जा रहा था अकेडमीज के लिए। और आज की एक अखबार की खबर यही है कि मे बी उनको एडिशनल चार्ज दे दिया जाए डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस का। सो बुलाया उनको अकेडमीज़ के लिए गया था। अब चूंकि सिचुएशन ऐसी बन गई थी, हमने अपनी जो सिलेक्शन कमेटी थी वो फारग कर दी थी और नई सिलेक्शन कमेटी बनानी थी, तो इन दोनों को इंडक्ट कर लिया गया। इन दोनों के इंडक्ट होने के बाद हुआ ये कि हम 2 मैचेस भी जीत गए। तो अब देखना होगा किस तरह से होगा। बाकी आई स्टिल हैव डाउट्स के अलीम डार को होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ब्रिलियंट अंपायर एक टाइम तक, उसके बाद लग रहा था कि अब वो ड्रैग कर रहे हैं। उनके डिसीजन में भी वो वाली पकड़ नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। विद टाइम होता है, आपकी आई साइड वीक हो जाती है, आपके रिफ्लेक्सेस वीक हो जाते हैं। सो एक टाइम तक तो बहुत ब्रिलियंट अंपायर थे, अब वो लग रहा था ड्रैग कर रहे हैं। अब एक नए रोल में नजर आ रहे हैं। अच्छा, बहुत कम लोगों को पता, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेली हुई है, ही वाज अ वेरी गुड डिसेंट बॉलर। अब उनका आ जाना और ये मैच जीत जाना और उनका ये मशवरा देना कि ड्राई विकेट कर दो इन दोनों का, वो कारगर साबित हो गया। अब असल टेस्ट शुरू होगा जब इन्होंने सिलेक्शन करनी है फॉर ऑस्ट्रेलिया सीरीज, फॉर साउथ अफ्रीका सीरीज एंड मे बी फॉर जिम्बाब्वे सीरीज एज वेल, जिसमें हमें सुनने में आ रहा है कि हम काफ़ी शेकअप पुराने वाले स्टाइल से जा रहे हैं कि हम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सारे सीनियर्स नहीं खिलाएंगे, कुछ मिक्सअप करेंगे। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। फिर मैं जब कोई बात करती हूँ ना यहाँ पर जिम्बाब्वे वाले पॉइंट पे, फिर लोगों को बहुत गुस्सा आता है। जिम्बाब्वे ने अभी 344 का स्कोर किया है, एंड ये छोटी बात नहीं है कि आप इतनी एक टीम इतनी लिथल हो रही है, ठीक है, मतलब टीम आगे उनके ऑपोजिट कौन सी टीम थी ये भी बहुत मैटर करता है, बट बात ये है कि आपका परफॉर्मेंस करना, मतलब पाकिस्तान के आगे जब यूएसए था तो पाकिस्तान तो यूएसए से हार गया, वही ना कि, एंड आई कंसीडर इज मतलब ये दो तरह की हार थी हमारी, एक सुपर ओवर में और एक हमारी पूरे मैच में। दूसरा ये ना कि ठीक है उन्होंने एक कदरे कमजोर टीम के खिलाफ स्कोर किया, लेकिन उन्होंने बड़ा स्कोर किया तो सही। हमारा अलमिया ये है कि हम हर टीम के साथ ना उसके लेवल पे आगे खेलते हैं, नहीं नजर आती, ठीक है, मतलब वो बहुत कम नजर आया कि हमने किसी छोटी टीम को या कमजोर टीम को जो है ना पूरी बुरे तरीके से डोमिनेट किया हो। हाँ। और मतलब वो मैच भी जिसमें फखर जमान ने 200 किया था, हमसे 400 नहीं हुआ। हाँ। वनडे मैच में हमसे 400 नहीं हुआ, मतलब हमारी वो कैसे लिमिटेशंस मौजूद हैं। अच्छा, जिम्बाब्वे से मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज याद आ गई। नहीं, अच्छा, टेस्ट मैच में 2-1 याद आ गया कि लास्ट टाइम 95 में ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच हार के सीरीज जीता था और वो जिम्बाब्वे में हुआ था, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हुआ था। yes, पहला टेस्ट मैच हार के हमने कम बैक किया उस सीरीज में। क्या बात है। अब देखिए, मतलब अब लोगों को गुस्सा आता है सुनकर, वो कहते हैं कि आप ये गलत है, आप ऐसे ना किया करें, लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि बाबर आजम एक बहुत बड़ा बैट्समैन बन सकता है अभी भी, मतलब वो हैं भी, लेकिन वो इससे ज़्यादा बन सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप अभी ये इंग्लैंड के खिलाफ मैच था, यहाँ पर हमारे टॉप क्रिकेटर्स नहीं थे, यानी बाबर आजम हमारे नहीं थे, उसके बावजूद कामरान गुलाम आए, उन्होंने वहाँ पर अगर स्कोर नहीं भी किया ना तो किसी ने बॉदर भी नहीं किया,
क्योंकि उनसे वो एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बिकॉज ही इज नॉट द टॉप क्रिकेटर राइट ना, उनका डेब्यू था। यही चीज़ है कि अगर आप छोटी टीम्स के खिलाफ भी जाते हैं और आप वहां पर जाकर भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और आप कोई मैच छोड़ते ही नहीं हो, मतलब आपने बस ये सोच लिया कि क्रिकेट की जहां पर बात है वहां पर मैंने होना ही है, चाहे वो ओमान के साथ है, चाहे वो युगांडा के साथ है, चाहे वो कीनिया के साथ है, पीएनजी के साथ है, मैंने खेलना है। तो दैट शोज कि यू आर मे बी इनसिक्योर और उससे फिर आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली खराब होती है। तो अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ आई स्टिल थिंक कि हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ऑस्ट्रेलिया पर फोकस करने की ज़रूरत है, वहाँ पर हमें एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होगा, बट नए लोगों को मौका देना चाहिए। अब वो जिम्बाब्वे का जो टैग बाबर पे है ना, वो थोड़ा सा अनजस्ट इस तरह से भी है कि T20 में उनकी परफॉर्मेंस जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छी नहीं है, टेस्ट में भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है अगेंस्ट जिम्बाब्वे। इट्स द वनडे टू ब्लेम, बिकॉज वनडे में बाबर की परफॉर्मेंसेस जिम्बाब्वे के खिलाफ बहुत ज्यादा है। हाँ। तो इट्स वो हमारे ज़हन में एक फैक्टर है कि जी जिम्बाब्वे के खिलाफ स्कोर करता है। प्रॉब्लम इज बाकी दैट दोनों बाबर फॉर्मेट्स वाज में नहीं देयर करता। अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन T20, इन टेस्ट, इन ओडीआई, ही डजंट हैव टू बी देयर। नए लोग जा सकते हैं, भाई मौका दो। इंडिया में अभी ये बांग्लादेश के साथ जो T20 सीरीज थी, अभिषेक शर्मा को मौका दिया, मयंक यादव को मौका दिया, कितने ही नए लोग थे। सरफराज खान अभी खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो आप देखिए कि आपको चांस देना पड़ता है, आपको प्लेयर्स बनाने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरा हम जो गिला करते रहते हैं जी बेंच स्ट्रेंथ उस तरह से नहीं है, बेंच स्ट्रेंथ उस तरह से नहीं है। आपने बेंच स्ट्रेंथ ना बनाई ना ट्राई की, ना बनने दी। ठीक है। अब बड़े अरसे के बाद ये होने लगा है कि शाहीन्स को इतना फ्रीक्वेंटली पिछले 3-4 साल में टूर्स मिलने शुरू हुए, वरना हाँ। पाकिस्तान ए बहुत रेयर होता था कि साल में 1-2 साल में एक टूर मिल रहा था। सो ये चीज़ होने लगी है, उससे कुछ लोग नज़रों में आना शुरू हुए हैं। डोमेस्टिक के कुछ खिलाड़ियों को ऊपर मौका मिलना शुरू हुआ है। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो शायद पेरिफेरीज में हैं कि नेशनल टीम का हिस्सा बन सकें, लेकिन उनको ए टीम में मौका मिल रहा है, पाकिस्तान शाहीन्स की तरफ से खेलने का मौका मिल रहा है। तो चांसेस आर कि वो अब पाकिस्तान टीम के लिए भी ग्रेजुएट करके पाकिस्तान टीम के लिए भी खेल जाएं। सो सीरीज अगेंस्ट जिम्बाब्वे कैन बी अ वेरी गुड चांस कि जहाँ पे आप ये मौका दे सकते। 2008 में 2008 में जब जिम्बाब्वे 7 या 8 में जब जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई थी, हमने हर मैच में 2-2 3-3 लोगों को डेब्यू करवाया था। वहाब रियाज का डेब्यू भी उसी सीरीज में हुआ था। सो उसका फायदा ये हुआ था कि आपको पता चल गया था कि अच्छा इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए कौन कौन खिलाड़ी तैयार है। हाँ। और उसके बाद वो उस सीरीज में खेलने वाले खिलाड़ी बाद में काफी अर्सा तक पाकिस्तान के लिए खेलते रहे, ऑफ एंड ऑन भी खेलते रहे, लेकिन आपको एक मौका मिल गया कि आप देख सकें अच्छा ठीक है एग्जिस्टिंग सेट ऑफ प्लेयर्स के अलावा मेरे पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद है कि मैं उनको ट्राई कर सकता हूँ। तो ये एक अच्छा मौका होता है आपके पास। बिल्कुल सही बात है। और अगर आप देखें अभी शाहीन्स की जैसे बात आपने की है यूएई के खिलाफ, अगर हम देखते हैं, आप देखिए शाहनवाज दहानी कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है। मतलब हमारे पास यंग टैलेंट है और हम बनाएंगे तो बनेगा। दहानी है और बहुत सारे वहाँ पर प्लेयर्स हैं जिनको मैं देख रही हूँ। मोहम्मद हारिस एज अ कैप्टन देखें, वो उन्होंने अच्छी कप्तानी किया, बुरी किया, जैसी भी की, लेकिन वो हमें पता तो चल गया ना, मतलब हमें उसके ऊपर कन्फ्यूजन नहीं है, हमें एक्सपीरियंस हो गया है कि हाँ ये कल को शादाब बनने वाला है या कौन बनने वाला है, मतलब इसकी क्या डोमेन जा रही है। तो यही एक गलती है कि जो हम करते हैं, जो हमने शादाब को कैप्टन बनाकर की, फिर हमने बाबर आजम को बनाकर की, सरफराज को हटाकर की, बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हमने पास्ट में की हैं। कमिंग बैक टू पाकिस्तान इंग्लैंड मैच के क्योंकि शान मसूद के ऊपर भी एक तलवार तो लटक रही थी कि वो मजीद कप्तानी नहीं करने वाले हैं, और खुदा की करनी ऐसी किसी ने सोचा भी नहीं था, किसी ने वाकई नहीं सोचा था कि ये वो सीरीज़ जीत जाएंगे एज ए कैप्टन, और ये उनकी पहली विन है एज ए कैप्टन। तो क्या अभी भी ज़रूरत है कि हम शान मसूद को चेंज करें, या हमें ये देखना है कि हमें टीम के अंदर मुरम्मत करने की ज़रूरत है बट नॉट द कैप्टन? देखें, बड़ा रिमार्केबल कमबैक है पाकिस्तान टीम का, इस तरह से वापस आना और सीरीज़ जीत जाना। इस सिचुएशन में शायद वो जो एक तलवार लटक रही थी कह लें, या वो एक सेंस थी कि शायद ये वाला मैच भी हारे तो शायद सीरीज़ के दौरान ही कैप्टन चेंज कर दिया जाए, वो शायद ख़तरा कुछ हद तक टल गया है। मोस्ट लाइकली साउथ अफ्रीका में भी इन्हीं को कैप्टन के तौर पे ले जाया जाएगा। बाकी जो चीज़ हमें, जैसा उनकी कैप्टनसी की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में उनकी कैप्टनसी काफ़ी अच्छी, फ्रेश आइडियाज़ नज़र आ रहे थे, फील्ड प्लेसमेंट्स अच्छी थी, एंड वहाँ पे उन्होंने ऑफ एंड ऑन स्कोर भी किया। यहाँ पे भी पहले मैच में स्कोर किया, उसके बाद उनका कुछ वही था कि वो एक तेज़ साथ 22-23, 25-35 किया और उसके बाद आउट हो गए। आज भी नज़र आया था वो बहुत जल्दी में थे कि आए हैं 4-4-4 1-6 और मैच खत्म किया। हाँ, कि वो ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी कि चलो ठीक है मैं फटाफट ख़त्म करूँ। सो अभी उन पर ज़्यादा बड़ा प्रेशर ये है बड़ा स्कोर ना करने का, वो प्रेशर उन पे है। उसका असर उनकी कप्तानी पे इस तरह से आएगा कि वो चाहे अच्छी कप्तानी भी करते रहें, जीतते भी रहें, लेकिन वो क्वेश्चन मार्क रहेगा कि अच्छा ये टीम में शायद इसलिए कि ये कैप्टन है। हाँ। so वो वाला फैक्टर इनको फैक्टर इन करना पड़ेगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरा जाती ओपिनियन इसके ऊपर ये है कि इफ ही इज नॉट परफॉर्मिंग एज अ बैट्समैन, डोंट कंसिडर हिम कि ही कैन नॉट बी अ गुड कैप्टन।
एक कप्तान के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मैच विन करे और वो जिसकी जहां पर जरूरत है उसको वहां पर लगाए। अगर वो खुद स्कोर नहीं भी कर रहा तो ये बात काबिले माफी है, क्योंकि स्कोर तो बहुत सारे लोग और होते हैं। अभी टेस्ट में आप देखें रोहित शर्मा मोस्टली जो है वो डक अभी उन्हें हुआ, फिर उसके बाद रोहित शर्मा अक्सर ही परफॉर्म नहीं कर पाते, बट ही इज अ हिटमैन, वी आर नॉट कंपेयरिंग एनीवन। लेकिन ये कि जायसवाल से हमारी उम्मीदें समटाइम्स ज़्यादा होती हैं कि जायसवाल एक यंग प्लेयर है और वो आएगा तो वो आकर छा जाएगा। रोहित शर्मा का बॉदर नहीं करते हैं क्योंकि रोहित शर्मा कैप्टन बहुत अच्छा है। सो आई थिंक कि कैप्टेंसी स्किल्स जो हैं वो हमें लैक करते हैं। बाबर आजम की दफ़ा भी यही प्रॉब्लम था। शान मसूद ने शायद सीखा है, चीज़ों को अडॉप्ट किया है। ही इज़ टेक्टिशियन, ही अंडरस्टैंड्स उसकी गेम अवेयरनेस अंडरस्टैंडिंग बेहतर है। गिवन चांसेस उसकी हमें फील्ड प्लेसमेंट भी बड़ी जानदार नज़र आती है, उसके चेंजेस भी काफ़ी समझ में आते हैं कि एटलीस्ट वो थोड़ा सा प्रोएक्टिव है। उस पर ये भी आता है कि प्रोएक्टिव नहीं है, ये रिएक्टिव कैप्टन है, लेकिन मुझे फील होता है कि वो है कुछ पॉइंट्स पे वो है प्रोएक्टिव भी है। हाँ। लेकिन हमारे केस में कंपेयर नहीं ना करते हुए अगर बात कर ली जाए तो कैप्टन का परफॉर्म करना इसलिए ज़रूरी है कि वो एक साइकोलॉजिकल एज आपके पास आ जाता है कि अगर मैं किसी खिलाड़ी से कुछ डिमांड करूंगा ना तो वो एटलीस्ट मेरे पास शॉर्ट बैक ये बात नहीं करेगा यार आपसे खुद तो हो नहीं रहा। So, इसलिए ज़रूरी है उसका परफॉर्म करना। बिकॉज अगेन मैं मिसबाह उल हक की एग्जांपल दूं कि जब उनको कैप्टन बनाया गया था, ही वाज नॉट पार्ट ऑफ द टीम, वापस ला के उनको कैप्टन बनाया गया था। एंड आई थिंक पहली 11 इनिंग्स में उनके 9-50 थे, तो उन्होंने कहा था कि अब ये वाला चैप्टर तो बंद हो गया कि मैं बैट से परफॉर्म कर सकता हूँ या नहीं, right. अब मेरी कप्तानी पे बात कर लें आप जितनी करनी है। तो वो जो दोनों चीज़ों पर बात होनी है ना, वो एक चीज़ अब ये चीज़ हो गई ना कि अब इनकी कैप्टनसी पे शायद बात ना हो, बिकॉज सीरीज जीते हैं। अगेन किस तरह जीते हैं वो नुमान और साजिद की बहुत मैसिव कंट्रीब्यूशन है। अब सवाल वही शुरू हो जाएगा कि इनकी अपनी कंट्रीब्यूशन क्या है, इनकी एवरेज 23, 22, 18 इस तरह की चल रही है। सो उसका जवाब तभी होगा जब वो बड़ा स्कोर करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यहाँ पर भी शान ने थोड़ी सी गलती की जिसका हम जिक्र उसी वक्त कर रहे थे जब मैच जारी था, क्योंकि हमारा उस टाइम प्रोग्राम भी शुरू था। जाहिद महमूद को जो इन्होंने इतना ज़्यादा एक टाइम दिया है, ठीक है, समझ लें आपके एक ट्रस्ट का फैक्टर था कि इनको विकेट मिलनी चाहिए, इनके नाम एक विकेट तो लाजमी होनी चाहिए, और उसके इंतज़ार में आपने रन्स बहुत ज़्यादा खा लिए हैं। ये तो किस्मत हमारे साथ थी, कुछ साजिद और नुमान हमारे साथ थे कि हमने मैच विन कर लिया। अदरवाइज़ जो ऊपर के रन्स थे वो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पेश कर सकते थे अगर वो ना चेज़ हो पाते, उसके ऊपर लीड ना हो पाती। तो जाहिद महमूद को जो बेजा ओवर्स दिए गए जिसके ऊपर हमें 91 का स्कोर जो है वो पड़ा जेमी स्मिथ की जानिब से, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं मैटर करती है कि हमें कुछ, आई गेस कि शान ने शायद सीखा होगा इस गलती से भी। एक पॉइंट ऐसा आया था कि जहाँ पर महसूस हो रहा था कि कुछ भी हो सकता है ना, तो वो एक चीज़ है कि कुछ गलतियां आप मतलब करने के बाद ही सीखते हैं। मे बी उस वक्त फैक्टर ये था कि देखें सिर्फ जाहिद को नहीं, उन्होंने साजिद को भी चार्ज किया था उस वक्त, बिकॉज बॉल थोड़ा सॉफ्ट हो चुका हुआ था, कंडीशन उनको समझ आ गई थी, अब वो स्कोर करना ही था। तो कोई भी बॉलर होता उन्होंने चांस लेना था। जाहिद को वो इसलिए भी लाए थे कि एक एंड पे गस एटिंगसन की शक्ल में रिलेटिवली टेल एंडर मौजूद था, तो लेग स्पिनर यूजुअली बहुत इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट टेल एंडर, जो हमने रेहान के केस में भी देखा कि जिसने उसने हमारी टेल पे बाकायदा हाथ साफ किया। सो वो फैक्टर इन होगा कि जाहिद को लाने का कि ठीक है ये एक कुछ हद तक टेल एंडर या लोअर ऑर्डर बैटर है, तो ये लेग स्पिन के अगेंस्ट थोड़ा सा इसको इस्तेमाल किया जा सकता है कि इसमें भी ये विकेट निकल आए। आज के मैच में भी जब थोड़ा सा उनकी टेल लंबा जा रही थी तो मुझे लग रहा था कि शायद जाहिद को चांस दें कि वो यहाँ पे थोड़ा इफेक्टिव हो जाएगा, कि बिकॉज वो अगर उसका हाथ रीड नहीं होता, उसकी गुगली सही जगह पे पड़ती है तो इट कैन बी इफेक्टिव। सो मे बी वो एक फैक्टर होगा। बट उस वक्त उन्होंने साजिद को भी मारा, जाहिद को भी मारा, उस वक्त उन्होंने पिटाई लगानी थी डेफिनेटली, वो भी खेलने आए थे। और खैर जो भी है, हम मैच जीत गए हैं, हम सीरीज़ जीत गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सीरीज़ जीतने का वैसे मैंने यकीन करें बिल्कुल नहीं सोचा हुआ था, मुझे सिर्फ एक दूसरे मैच की उम्मीद थी और मुझे लास्ट मैच के ऊपर कोई होप नहीं थी। मुझे ये था शायद ड्रॉ हो जाएगा या, लेकिन आई एम रियली ग्लैड कि इसको आगे बढ़ाया गया और इसको रिज़ल्ट इसका निकला, और सबसे बड़ी बात है कि हम सीरीज़ विन कर चुके हैं। अच्छा अज़ान, हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे रेहान के बारे में, इट वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग, तो बताइए ज़रा हमारी व्यूअर्स को कि रेहान के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है इस वक्त इंग्लैंड से जो खेल रहे हैं। लास्ट टाइम पाकिस्तान ने इंग्लैंड को सीरीज़ हराई थी 2015 में, एंड वो भी हमारा होम ग्राउंड ही था, यूएई में हमने हराई थी। बट होम ग्राउंड्स में प्रॉपरली वो जो मुल्तान, फैसलाबाद और तीसरा आई थिंक लाहौर में या कराची में टेस्ट मैच हुआ था, जो सीरीज़ हम जीते थे, उस वक्त रेहान की उम्र थी 1 साल 4 माह और पता नहीं 16 दिन के 12 दिन, तो 16 माह के थे उस वक्त वो रेहान। और इतनी पुरानी बात है कि हम लास्ट टाइम इंग्लैंड से अपने मैदानों में जीते थे। आप देखिए कि मतलब उस वक्त शायद उन्हें बोलना भी नहीं आता होगा, चलना भी नहीं आता होगा ठीक से,
और आज माशाल्लाह वो भाग भाग कर यहाँ पर जो है विकेट्स निकाल रहे थे। सो दिस इज़ ऑल लाइक यू नो लक और डेस्टिनी, टाइम कैसे बदलता है, बहुत अच्छी बात है। हमारी तरफ से भी कोई मतलब उस वक्त कोई मतलब 1-2 साल का होगा जिसने आज कोई कारकर्दगी करके दिखाई है। हमारे भी कोई मेरे ख्याल से यंग प्लेयर्स तो बीच में साइम would be, ही इज़ यंगर इनफ। लेकिन ये है कि साइम अभी भी ऐसे ही लग रहा था कि जैसे 1-2 साल के ही है, क्योंकि बिल्कुल रन उनसे भी नहीं हो पाए। हाँ, मतलब अजराह तफन्नन कह रहा हूँ, उस वक्त नुमान जो है वो आतिश जवान होंगे। हाँ देखिए ये तो बनता है, अब तो बनता है। चले खैर, उम्मीद करते हैं कि आगे भी रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आए पाकिस्तान के लिए। ऑस्ट्रेलिया बहुत इम्पैक्टर है इस वक्त, मुझे बड़ा खौफ आ रहा है पर्सनली कि इसके अंदर क्या चेंज होगा। एक्साइटमेंट भी हो रही है, अब जाकर एक्साइटमेंट भी हो रही है। क्या लगता है कि कुछ रवायत जो है वो तोड़ी जा सकती है, कोई हिस्ट्री कायम की जा सकती है, कुछ बेहतर हो सकता है? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट मसला ये है ना कि हम ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में इतना हारे हैं कि वो अब अगर जीतना पड़ गया, जेब नहीं देता कि हम अगर जीतना पड़ गया ना तो मुश्किल में परेशान हो जाएंगे यार, ये क्या हो गया ये। सो आई थिंक लास्ट हम वही जीते हैं 2016 वाली सीरीज में जो एक वनडे जीते थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। थ्रू आउट हम हारते हुए आ रहे हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में एक टाइम था कि हम बड़ा फ्रीक्वेंटली जाया करते थे, फ्रीक्वेंटली खेला करते। थ्रू आउट द 80s हर दूसरे साल हम वर्ल्ड सीरीज खेलने जा रहे होते थे। थ्रू आउट द 90s हम हर दूसरे तीसरे साल वर्ल्ड सीरीज खेलते जा रहे होते थे। विद द टर्न ऑफ दिस 21st सेंचुरी हमारा ऑस्ट्रेलिया जाना कम भी इसीलिए हो गया कि चूंकि उनको फील होने लग गया था अब उनका कंपटीशन नहीं है पाकिस्तान के साथ उस तरह का जिस तरह का 80s एंड 90s में होता था। अब ये एक तरह से हमारे लिए भी सबक था कि हमें अब उस तरह का कंपटीशन समझा नहीं जाता। सो अगर हमारा हाल इसी तरह से ही रहा तो वो शायद बुलाना भी बंद कर देंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कम होती जा रही है। सो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग वनडे सीरीज। जिस तरह की सीरीज अभी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ खेल के आ रहा है इंग्लिश मैदानों में, ऑस्ट्रेलिया विल बी अ टफ टास्क। सो देखना होगा हम उसको किस तरह से फैक्टर करते हैं, स्पेशली जब जिस तरह का वनडे वर्ल्ड कप हमारा पिछला डिजास्टर्स गुजरा है और उसके बाद ये पहली हमारी वनडे असाइनमेंट होगी, तो वो भी देखने में आएगा। ये भी देखने में आएगा कि कौन कौन सा खिलाड़ी उसके लिए हम अपनी कास्ट में शामिल कर रहे हैं, एंड उस कास्ट का लीड कैरेक्टर कौन होगा अभी तक वो भी नहीं बताया जा रहा। जैसे ये स्पिनर्स की एक कास्ट जो है वो हमारे लिए काफ़ी मुस्तफीद साबित हुई है। अच्छा अजनान, एक लास्ट में एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि बल्कि पूछना चाहूँगी कि इंडिया न्यूजीलैंड के दरमियान भी टेस्ट मैच जारी है और इंडिया एक ऐसी टीम है कि जो इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी नंबर 1 है और लोगों के शायकीन क्रिकेट के दिलों में भी नंबर 1 है। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो मुसलसल प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहा है इंडिया अपने मैदानों में, और ये बहुत समझ लें अरसे के बाद जाकर एक ऐसा वक्त आया कि जहां पर इंडिया को न्यूजीलैंड जो है वो उनके मैदानों के अंदर डोमिनेट कर रहा है। तो क्या न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेल रहा है या इंडिया समझ नहीं पा रहा गेम को? मेरे ख्याल है जो बुलाएं इधर घूम फिर रही थी ना, उन्होंने बॉर्डर पार कर लिया है। या वी कैन से दैट। सो आई थिंक न्यूजीलैंड बड़ा एक्सेप्शनली अच्छा खेला है। पहले मैच में उन्होंने कंडीशंस को अच्छे से इस्तेमाल किया, फास्ट बॉलर्स के ने विकेट्स वगैरह ली। उसमें सरप्राइजिंग ये था कि बुमराह उस तरह से इफेक्टिव नज़र नहीं आया जिस तरह के हमें लग रहा था कि इन कंडीशंस में वो होंगे। सेकंड टेस्ट मैच में ये आया कि उनके जो बड़े 3 खिलाड़ी हैं जिन पे वो बहुत ज़्यादा, जिसके इर्द गिर्द उनकी कह लें कि बैटिंग स्ट्रक्चर चलता है, ना ही रोहित शर्मा ने स्कोर किया, ना ही विराट कोहली ने स्कोर किया, ना ही ऋषभ पंत ने स्कोर किया। जायसवाल का स्कोर है और उसके जायसवाल भी यंगर टीम के वो मौजूद हैं। 3 सीनियर बड़े खिलाड़ी यही हैं कि जिनके इर्द गिर्द बड़ी निट की जाती है टीम, और उसके बाद अब जो टेल जो फाइट दे रही है वो दे रही है। बिफोर द रिकॉर्डिंग जो हम डिस्कस कर रहे थे कि 170 ऑड अभी चाहिए, और अभी अश्विन और जडेजा खड़े हैं जो कि मशहूर हैं ऐसी सिचुएशन में लंबी बैटिंग करने की और वो मैच को बचाने के। तो मे बी इट विल बी अ मैसिव टर्न अराउंड अगर यहाँ से इंडिया मैच जीत जाता है, बिकॉज 170 ऑड बहुत स्कोर है टू चेज व्हेन यू हैव 7 डाउन ऑलरेडी। तो वो एक फैक्टर होगा हम इनके लिए। बट अगेन जिस तरह से सैंटनर को पहले इनिंग्स में उन्होंने यूज़ किया, उन्होंने आउट किया बिकॉज वॉशिंगटन 7 आउट कर चुके थे, सैंटनर ने 7 आउट किए। उनका जो रचिन रविंद्रा है उन्होंने अच्छा स्कोर किया इन फर्स्ट इनिंग। सेकंड इनिंग में ग्लेन फिलिप्स बहुत अच्छा खेले। तो वो उनकी ना बिट्स एंड पीसेस में कॉन्ट्रीब्यूशन तो नजर आ रही हैं, बट ये है कि उनका एज ए यूनिट वो अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। हर बंदा थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। इंडिया के केस में शायद ये हो रहा है कि उनके चूंकि 3 जो बड़े नाम है उनमें से इस मैच में तीनों ही उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह से एक्सपेक्टेड था, और फिर जब उन 3 का परफॉर्म ना करने का फिर असर होता है। एक अरसे तक एक फैक्टर ये भी रहा थ्रू आउट द मिड टू लेट 2000
2010s के जिस मैच में रोहित परफॉर्म नहीं करते थे उस मैच में कोहली से भी परफॉर्म नहीं हो पाता था, ये एक फैक्टर था। तो वो फैक्टर शायद यहाँ पे भी है कि अगर ये 3 बड़े नाम परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो ओवरऑल टीम भी आप ये देखें ना कि आपका बैटिंग, ठीक है बैटिंग ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर के स्ट्रांग होने में अगर आपके 3 खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो इट्स लाइक हाफ ऑफ योर बैटिंग ऑर्डर हैज कोलैप्स्ड ऑलरेडी, ठीक है। अब बाकी के जो आपके 3 बैटर्स रह जाते हैं उन पे प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है। सो वही फैक्टर शायद न्यूजीलैंड यहाँ पे जो है कैपिटलाइज कर रहा है कि उन्होंने उनके बड़े खिलाड़ियों को जल्दी आउट कर लिया है और उसका प्रेशर जो है न्यूजीलैंड ने फिर उस प्रेशर डाला इंडिया की टीम के ऊपर, और वहां पर फिर इंडिया की टीम थोड़ा सा क्रम्बल कर रही है। बिल्कुल सही बात है। और अभी 8 विकेट्स जो है वो जा चुके हैं। एंड देन ऑब्वियसली बलाओ ने बॉर्डर पार कर लिया। बलाओ ने तो भाई बॉर्डर डेफिनेटली पाकिस्तान से पार करके, और वहाँ की अच्छी बलाएं यहाँ पे आ गई, यहाँ की बुरी बलाएं वहाँ चली गई हैं क्योंकि हम भी एक टेस्ट सीरीज हमने विन की है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि अभी 8 विकेट जो हैं वो जा चुकी हैं और अश्विन आउट हो चुके हैं, जडेजा खेल रहे हैं और दूसरी जानिब जो है वो अर्शदीप खेल रहे हैं। सो देखना यह है कि किस तरह से स्कोर हो पाता है, क्योंकि स्टिल अभी 150 का स्कोर बाकी है और उसको करना मुश्किल है। सो लेट्स सी के रिजल्ट्स क्या होते हैं, तो इसके ऊपर मजीद आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी करेंगे। थैंक यू सो मच अज़लान फॉर जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग द पॉजिटिव साइड ऑफ क्रिकेट, बिकॉज आज के दिन तो दिल कर रहा था बस सब कुछ पॉजिटिव ही हो। सो इसी के साथ मुझे और अज़लान को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है कुछ ही देर बाद लाइक एट 4 PM। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।